एक पुरानी बात है। किसी शहर में दो भाई रहते थे। दोनों बहुत अच्छे और प्यारे थे। उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। जहां भी जाते साथ साथ ही जाते। लोग उनकी दोस्ती देखकर कहते थे कि भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो। एक दिन की बात है कि दोनों भाई शिकार के लिए जंगल गए। वहां अचानक उन्हें एक हिरण नजर आया। छोटे भाई ने तीर चलाया, लेकिन वह हिरण को नहीं लगा। हिरण वहां से भाग गया। दोनों भाई भी अपने घोड़े लेकर उसके पीछे भागे और उसको पकड़ने की कोशिश करते रहे। शाम के करीब बड़े भाई ने तीर मारा तो हिरण लड़खड़ाकर गिर गया। दोनों फौरन अपने घोड़ों से उतरे और हिरण को जबह किया। सारा दिन भागने की वजह से घोड़ों को बहुत पसीना आ रहा था और दोनों भाई भी बहुत थक गए थे। उन्हें बहुत भूख और प्यास भी लगी हुई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा की और आग जलाई। फिर उन्होंने हिरण के गोश्त के कबाब बनाए। करीब ही पानी का एक छोटा सा चश्मा था। उन्होंने खुद भी पानी पिया और अपने घोड़ों को भी पिलाया। पानी पीते ही उन्हें नींद आने लगी और रात भी हो गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं रहेंगे। उन्होंने घोड़ों को एक दरख्त से बांध दिया और खुद चांदनी रात में जंगल में घूमने लगे। छोटा भाई बहुत अक्लमंद मशहूर था। बड़ा भाई कहने लगा, भाईजान, आज तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेते हैं। जरा बताओ तो सही कि अब हम अपने शहर से कितने दूर हैं और किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात यह बताओ कि हमने हिरण के कबाब तो बहुत बार खाए हैं, लेकिन जो मजा आज आया वह पहले कभी क्यों नहीं आया। छोटा भाई बड़े भाई की बात सुनकर हंसा और बोला, यह तो बहुत आसान सवाल है। सुनो जवाब। हम इस वक्त अपने शहर से 100 कोस दूर है। मैंने ऐसे हिसाब लगाया कि मेरा घोड़ा अगर तेज दौड़े तो दिन भर में 100 कोस जा सकता है। और सितारों को देखकर पता चलता है कि हम शमाल की तरफ हैं। और हिरण के कबाब मजे के इसलिए लगे क्योंकि भाई सारा दिन भागने की वजह से हमें बहुत भूख लगी हुई थी। इसलिए यह कबाब बहुत मजेदार लगे। कहते हैं ना कि भूख में तो चने भी बादाम लगते हैं। यह सुनकर बड़े भाई ने कहा कि वाकई तुम बहुत अक्लमंद हो। छोटा भाई बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताता हूं। कल सुबह तक कुछ ऐसा होने वाला है कि हम अपने सारे दुख भूल जाएंगे और आगे की जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजारेंगे। बड़ा भाई हैरान होकर बोला, यह तुम कैसे कह सकते हो। छोटा भाई हंसकर बोला, बात यह है कि आज हम 100 कोस का सफर बहुत मुश्किल से करके आए हैं। सारा दिन भूखे प्यासे रहे, लेकिन फिर भी हमारा दिल बहुत खुश है। बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों भाई जंगल में घूमते रहे और फिर सोने का इरादा किया। छोटे भाई ने कहा, देखो भाई, ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहां शेर, चीते और भी बहुत सारे खतरनाक जानवर होंगे। अगर हम दोनों सो गए तो न जाने क्या हो। अभी आधी रात से ज्यादा रात बाकी है। आधी रात तक तुम सो जाओ और मैं पहरा दूंगा। फिर आधी रात के बाद तुम जाग लेना और मैं सो जाऊंगा। बड़े भाई को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह सो गया और छोटा भाई जागकर उसकी हिफाजत करने लगा। वह कुछ देर तो अपने भाई के पास बैठा रहा, फिर तीर कमान उठाकर इधर उधर घूमने लगा। जब आधी रात का वक्त हुआ तो उसे एक दरख्त पर दो जानवरों की आवाज आई। वह आपस में बातें कर रहे थे। छोटा भाई जानवरों की बोली समझता था। उसने फौरन उनकी बातों पर ध्यान दिया। एक परिंदे ने कहा, जो कोई भी मेरा गोश्त खाएगा उसके मुंह से दो लाल निकलेंगे, एक दिन में और एक रात में, और फिर हर महीने एक लाल निकलेगा। दूसरे परिंदे ने कहा, जो कोई मेरा गोश्त खाएगा वह उसी दिन बादशाह बन जाएगा। छोटा भाई परिंदों की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बड़ी होशियारी से दोनों परिंदों को मार डाला। उसी वक्त उनको जबह किया और रात की बची हुई लकड़ियां जलाकर उनके कबाब बनाए। छोटा भाई इतना खुश था कि वह सारी रात खुद ही पहरा देता रहा और बड़े भाई को सोने दिया। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो छोटे भाई ने रात के बचे हुए कबाब लाकर उसके सामने रख दिए। बड़े भाई ने खामोशी से वह कबाब खा लिए और कुछ भी नहीं पूछा कि यह कहां से आए और तुमने मुझे वक्त पर क्यों नहीं जगाया। जब दोपहर हुई तो छोटे भाई ने एक लाल उगला। तब वह समझा कि मैंने तो बड़ी तरकीब की थी, लेकिन बादशाह बनना बड़े भाई की किस्मत में लिखा था। उसने वह लाल बड़े भाई को दिया
और रात का सारा किस्सा सुना दिया। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह की मेहरबानी से तुम जल्द ही किसी न किसी जगह के बादशाह बन जाओगे। यह लाल मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा है, इसे कबूल करो। बड़ा भाई छोटे भाई की अक्लमंदी देखकर बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, सामने कुछ घर नजर आ रहे हैं, मैं वहां जाता हूं और यह लाल किसी को बेचकर वापस आता हूं। तुम इतनी देर घोड़ों का ख्याल रखना। अगर हम यह लाल अपने शहर ले जाकर बेचेंगे तो लोग न जाने क्या सोचेंगे, हमें चोर समझेंगे या जाकर हाकिम को खबर कर दे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह कहकर बड़ा भाई गांव की तरफ चल पड़ा। जब वह गांव के नजदीक पहुंचा तो वहां बहुत सारे लोग जमा थे। उस सल्तनत का रिवाज था कि जब भी कोई बादशाह मर जाता तो लोग सुबह सवेरे शहर के दरवाजे पर पहुंच जाते और जो भी पहला मुसाफिर दरवाजे के अंदर आता उसे अपना बादशाह बना लेते थे। इत्तिफाक से उस दिन शहर का बादशाह मर गया था और लोग रस्म के मुताबिक दरवाजे पर आए हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि दरवाजे पर कौन पहले आता है। बड़ा भाई जैसे ही वहां पहुंचा तो सबने उसे झुककर सलाम किया, शाही तख्त पर बिठाया और उसे तोहफे पेश किए और फिर खुशी के बाजे बजाते हुए जुलूस की शक्ल में उसे शाही महल ले गए। पहले दिन की धमा चौकड़ी में बड़े भाई को अपने छोटे भाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। दूसरे दिन जब वह तख्त पर बैठा तो उसे अपने छोटे भाई की बातें याद आई। उसी वक्त उसने एक सिपाही को उसी जगह का पता बताया और कहा कि इस शक्ल व सूरत का एक नौजवान और 2 घोड़े वहां मिलेंगे, उसे फौरन मेरे पास लेकर आओ। सिपाही जल्दी जल्दी गया और सारा जंगल छान मारा, लेकिन न वह नौजवान मिला और न वह घोड़े। वह खाली हाथ वापस आ गया। छोटे भाई की कोई खबर न पाकर बड़ा भाई बहुत उदास हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, उसे कहां ढूंढूं। आखिरकार भाई की जुदाई का गम अपने दिल में लिए सल्तनत का काम संभाला। भाई तो नहीं मिला, लेकिन भाई की निशानी व लाल उसके पास था। उसी लाल की वजह से वह बादशाह बना था। वह इस लाल को बहुत बरकत समझता था। वह हर रोज उसे दरबार में अपने साथ लाता और अपने वजीरों मुशीरियों को दिखाता। वजीर भी अपने बादशाह का दिल रखने के लिए उस लाल की बहुत तारीफ करते थे। अब जरा छोटे भाई का हाल सुनो। उसके साथ वह हुआ जो बड़े भाई के वहम और गुमान में भी नहीं था। वह बेचारा अपने बड़े भाई के इंतजार में बैठा था कि अचानक न जाने कहां से एक बड़ा खौफनाक जानवर आया और उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ गया। इस खौफनाक जानवर को देखकर घोड़े डर गए और अपनी रस्सियां तुड़वाकर जंगल में भाग गए। देखो, अल्लाह की शान की बड़ा भाई एक सल्तनत का बादशाह बन गया और छोटा भाई एक जानवर के पंजों में फंस गया। वह जानवर जब छोटे भाई को लेकर उड़ा तो बहुत दूर तक उड़ता रहा और जब थक गया तो एक दरख्त पर जा बैठा। यह दरख्त एक कुएं के मुंडेर पर था। जब जानवर दरख्त पर बैठा तो छोटा भाई उसके पंजों से छूटकर कुएं में गिर गया। जिंदगी बची हुई थी, इसलिए न जानवर के पंजों से कोई तकलीफ हुई और न कुएं में गिरने से कोई चोट आई। वह जानवर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर न जाने किस तरफ उड़ गया और छोटा भाई उसी कुएं में पड़ा रहा। इत्तिफाका देखो कि उसी दिन एक काफिला वहां से गुजरा। कुआं देखकर काफिले के कुछ लोग रस्सी और बाल्टी लेकर वहां आए और बाल्टी कुएं में डाली। छोटे भाई ने मौका गनीमत जाना और जल्दी से बाल्टी में बैठ गया। काफिले वालों ने रस्सी खींचकर बाल्टी बाहर निकाली तो उसमें पानी की जगह एक नौजवान बैठा था। वह छोटे भाई को लेकर काफिले के सरदार के पास पहुंच गए और सरदार ने उसका हाल पूछा। छोटे भाई ने अपना असली नाम पता तो नहीं बताया, लेकिन हालात देखकर अपनी तरफ से एक कहानी बनाकर सुना दी। उसकी बात सुनकर सरदार खुश हो गया और उसे अपने साथ काम पर रख लिया। फिर काफिला आगे चल पड़ा और कुछ दिनों बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इस सफर में 1 महीना पूरा हो चुका था। जब छोटे भाई ने एक लाल उगला तो काफिले के सरदार ने उसे देखा और दिल में सोचा कि ऐसा लाल मिलना मुश्किल है, कोई तरकीब करनी चाहिए। यह सोचकर उसने छोटे भाई को कैद किया और शहर के कोतवाल के पास भेज दिया और कहा कि यह मेरा गुलाम है। आज तक यह मेरी बड़ी अच्छी खिदमत करता रहा। आज न जाने क्यों अचानक इसके दिल में लालच आ गया और इसने मेरा लाल चोरी कर लिया। मैं इसे आपके पास इसलिए भेज रहा हूं
कि इसे इसकी सजा मिले। कोतवाल ने चोर की सजा के बारे में काजी को बताया। काजी ने कहा कि चोर की सजा यही है कि उसके हाथ काट दिए जाए। काफिले का सरदार खुश था कि अब नौजवान का हाथ कट जाएगा और लाल मेरे पास आ जाएगा। मगर उस शहर का दस्तूर था कि किसी भी मुजरिम को सजा देने से पहले मामला बादशाह की बेटी के पास जाता था। वह मुजरिम को अपने पास बुलाती और उसका सारा हाल पूछती और फिर अपनी अक्ल और समझदारी से फैसला सुनाती। इस तरह अदालत में दी गई सजा कभी बरकरार रहती और कभी बदल जाती। यह सारा इंतजाम इसलिए था कि वहां का बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उस एक लड़की के सिवा उसकी कोई औलाद नहीं थी जो उसके तख्त ओ ताज की वारिस बनती। यह लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, मगर सब लोग उसकी अक्ल और समझदारी देखकर हैरान होते थे। वह अपनी खुदादाद अक्ल से ऐसे फैसले करती थी कि सच और झूठ अलग अलग हो जाता था। उसकी अक्लमंदी और जहानत के साथ साथ उसकी इंसाफ पसंदगी भी दूर दूर तक मशहूर थी। छोटे भाई का मामला भी उसके सामने पेश हुआ। शाहजादी ने उसको और काफिले के सरदार को दोनों को अपने पास बुलाया। शाहजादी ने पहले काफिले के सरदार की बात सुनी। उसने शाहजादी को वही कहा जो उसने कोतवाल को कहा था। इसके बाद शाहजादी ने छोटे भाई से कहा, ऐ नौजवान, तुमने काफिले के सरदार की बात सुन ली, अब तुम क्या कहते हो? छोटे भाई ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, ए शाहजादी साहिबा, एक दुखों का मारा हुआ शख्स अपनी सफाई में क्या कहे? इस शख्स ने जो भी कहा है सच ही कहा है। शाहजादी बहुत अक्लमंद थी। उसकी बात सुनते ही वह समझ गई। आज तक किसी चोर ने अपने चोर होने का इकरार नहीं किया था, फिर इसने अपने आप को मुसीबतों का मारा हुआ भी कहा था। शहजादी ने सोचा कि यह नौजवान बेगुनाह है और इसके इकरार में कोई राज है। शहजादी यह राज मालूम करना चाहती थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर काफिले के सरदार से कहा, तुम जाओ और कल आना, इस नौजवान को हम अपने पास ही रखेंगे। काफिले का सरदार खुशी खुशी वहां से चला गया और शहजादी ने छोटे भाई को अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया कि उसे अपने पास रखे। जब आधी रात हुई तो शहजादी उसके पास आई और कहने लगी, ए नौजवान, तुमने जो लाल चुराने का इकरार किया है, इसमें कोई ना कोई राज छुपा है। मुझे अपने हालात बताओ ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। छोटे भाई ने शुरू से आखिर तक सारी बात सुना दी। छोटे भाई की बातों से शहजादी पर बहुत असर हुआ और शहजादी वहां से चली गई। दूसरे दिन शहजादी ने छोटे भाई को बादशाह के सामने पेश किया और कहा, अब्बा, हुजूर, शहर के काजी और कोतवाल सच जाने बगैर मुजरिम को सजा दे देते हैं। आखिर ये कैसा इंसाफ है कि जिसको सजा मिलनी चाहिए उसे लाल मिले और जिसको लाल मिलना चाहिए उसे सजा मिले, और जो बेकसूर हो उसे सजा मिले और चोरी के जुर्म में उसका हाथ काटा जाए। बादशाह ने शहजादी की बात सुनकर छोटे भाई और काफिले के सरदार को बुलवाया और उनसे सारी बात पूछी। एक तो बादशाह की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी और दूसरा मामला भी बहुत उलझा हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। इस पर शहजादी ने कहा कि अब्बा हुजूर, इसका फैसला करना तो बहुत आसान है। आप 1 महीने तक इन दोनों को कैद में रखें। अगर इस नौजवान ने दूसरा लाल उगला तो यह सच्चा है, वरना यह झूठा है। अगर यह झूठा निकले तो बेशक इसे फांसी दे दे। अभी इस बेचारे का हाथ काटने से क्या फायदा। बादशाह को शहजादी की यह बात बहुत पसंद आई और उसने फौरन हुक्म दिया कि काफिले के सरदार को और इस नौजवान को अलग अलग कैद में डाल दिया जाए। महीना पूरा गुजर गया तो छोटे भाई को दरबार में सबके सामने लाया गया। जब उसने सबके सामने दूसरा लाल उगला तो सब हैरान रह गए। शाहजादी बहुत खुश हुई, क्यों कि उसकी अक्लमंदी ने एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया था। बादशाह ने उसी वक्त काफिले के सरदार का सारा माल असबाब छोटे भाई को दिलवा दिया और उसे कोड़े मारकर शहर से निकलवा दिया। बादशाह को छोटे भाई की बातों में अक्लमंदी नजर आती थी। वजीरों ने भी कहा कि यह नौजवान हुजूर की खिदमत के लायक है। बादशाह ने उसे अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। छोटा भाई दरबारियों में शामिल हुआ तो उसकी काबिलियत खूब जाहिर हुई और अपनी अक्लमंदी की वजह से थोड़े ही अरसे में उसने बादशाह का दिल जीत लिया। वह हर महीने एक लाल उगलकर बादशाह को देता था और बादशाह भी उसे अपने पास से दूर नहीं करता था।
आखिरकार उसने दरबारियों से मशवरा करके अपनी एक लायक बेटी की शादी उससे कर दी। एक दिन शाही दरबार में जश्न था और इसमें बहुत सारे बादशाहों के सफीर आए थे। उनमें एक सफीर नौजवान उसके बड़े भाई का भी था। बातों ही बातों में हीरे जवाहरात का जिक्र भी होने लगा। इस नौजवान ने कहा कि हमारे बादशाह के पास एक ऐसा लाल है कि जमीन और आसमान में आज तक किसी ने ऐसा लाल नहीं देखा होगा। बादशाह सफीर की बात सुनकर हंसा और जो 10-12 लाल छोटे भाई ने उगले थे वह सब मंगवाकर उसके सामने रख दिए। सफीर को हीरे जवाहरात की बहुत पहचान थी। वह लाल देखकर कहने लगा, आलम पनाह, बड़ी हैरानी की बात है। हमारे बादशाह के पास जो लाल है उसका और इनका रंग रूप एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां एक है और यहां एक दर्जन। अगर बुरा ना माने तो यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कीमती और नायाब लाल आपको कहां से मिले। बादशाह ने छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा बेटा है और यह हर महीने एक लाल उगलता है। जब सफीर ने छोटे भाई की तरफ गौर से देखा तो उसे छोटे भाई की शक्ल अपने बादशाह से मिलती जुलती महसूस हुई, मगर यह बात उसने बादशाह से नहीं कही और खामोश रहा। जश्न खत्म होने के बाद जब वह सफीर अपने बादशाह के पास वापस पहुंचा, बादशाह का यह मामूल था कि जब भी तख्त पर आकर बैठता तो उस लाल को अपने सामने रख लेता। सफीर ने जब वह लाल देखा तो उसे सारा वाकया याद आ गया। उसने बड़े अदब से कहा, हुजूर, पिछले महीने जब मैं बादशाह के जश्न में गया था तो मैंने देखा कि बादशाह का बेटा हर महीने ऐसा ही एक लाल उगलता है। बादशाह यह सुनते ही फौरन समझ गया कि वह ही उसका छोटा भाई है। उसने फौरन उस बादशाह को खत लिखा, हमें आपके बेटे को देखने का बहुत शौक है, उसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेज दीजिए। और साथ ही एक खत अपने छोटे भाई को लिखा। उसने शुरू से लेकर आखिर तक अपना सारा हाल बयान किया और साथ यह भी लिखा कि बादशाह बनने के बावजूद तुम्हारी जुदाई उसे दिन रात सताती रहती है। उसने दोनों खत उसी सफीर को देकर उसी बादशाह की तरफ रवाना किया। सफीर जल्दी ही सफर करता हुआ बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह का खत उसने बादशाह को पेश किया और छोटे भाई का खत उसे पहुंचा दिया। बड़े भाई का खत देखते ही छोटे भाई की मोहब्बत जोरों पर आ गई और उसी दिन बादशाह से इजाजत चाहिए। सफीर से शहर का रास्ता और नक्शा पूछा और शहजादी को लेकर एक बाहरी जहाज में सवार हो गया जो उसके बड़े भाई के शहर की तरफ जा रहा था। उसे बड़े भाई से मिलने का इतना शौक था कि पल भर के लिए भी उसे चैन नहीं आता था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अभी वह शहर से 10-12 कोस दूरी ही थे कि समुंदर में झोर का तूफान आ गया और वह जहाज तूफान में तबाह हो गया। किसी को किसी की खबर न मिली कि कौन जिंदा रहा और कौन डूब गया। छोटे भाई के इस्तकबाल के लिए महल में तैयारियां हो रही थीं कि अचानक उसके जहाज के डूब जाने की खबर मिली। उसने फौरन 1000 तेज घोड़ों वाले सवार दौड़ाए कि जो डूबे हुए लोगों में से किसी को पाए उसे फौरन दरबार में ले आए। सवारों ने भाग दौड़ शुरू कर दी और काफी तलाश के बाद सिर्फ शहजादी ही उनके हाथ आई। उन्हें छोटे भाई की कोई खबर न मिली, वह शायद डूब गया था। वह शहजादी को लेकर दरबार में आए और अर्ज की कि नौजवान का कुछ पता न चल सका, वह शायद डूब गया है। इधर छोटे भाई का हाल सुनो। उसकी जिंदगी बची हुई थी और वह डूबने से बच गया था और एक तख्ते के सहारे बहता हुआ भूख प्यास से कई दिनों बाद किनारे पर जा पहुंचा। पूछता पूछता उस शहर तक जा पहुंचा जहां बड़ा भाई हुकूमत करता था। उसने शहर के दरवाजे पर अपना नाम और पता बताया और फिर दरखास्त की कि बादशाह को इत्तिला कर दें। सिपाहियों ने बादशाह को इत्तिला कर दी कि इस नाम और इस पते का एक नौजवान शहर के दरवाजे पर आया है। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दी